किस तरह का गेम ये है, ये जरा इसके बारे में हम बात किए। कोरियन लव गेम की बात यहाँ पर सामने है इस पूरे मामले के अंदर। गाजियाबाद से जो खबर आई उसमें यहाँ पर इस गेम का जिक्र हुआ कि इससे ये बच्चियां प्रभावित थी। आत्महत्या करने वाली तीनों बच्चियां कोरियन गेम खेला करती थी और लगातार खेलती थी, ये बात निकलकर सामने आई है। कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है जो कि साधारण खेल नहीं है, बल्कि ये एक ब्लू व्हेल जैसा टास्क और चुनौतियों से जुड़ा हुआ गेम है जिसके अंदर टास्क मिलते हैं खेलने वाले को। ब्लू व्हेल की वजह से आपको याद होगा 2027 में 6 से 10 बच्चों की जान चली गई थी जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। उसके बाद 2018 में इस गेम पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था ताकि इस तरह के वाकया और ना हो। अब ब्लू व्हेल गेम की तरह ही ये कोरियन लव गेम यहां पर सामने आया है। इस गेम में एक साथ कोरियन कल्चर से प्रभावित जो व्यक्ति है वो आपको मिलता है और वो खुद को एक खूबसूरत कोरियन या विदेशी बताता है। इस खेल के साथ अनोखे तरीके से ऑनलाइन चैटिंग भी होती है। शुरुआत में दोस्ती प्यार से होती है ताकि बच्चों का भरोसा यहाँ पर जीता जा सके, और जब वो भरोसा जीत जाते हैं बच्चों का तो बच्चे फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। भरोसा जीतने के बाद उन्हें छोटे छोटे टास्क यानी टारगेट यहाँ पर इस गेम में दिए जाते हैं। जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है, वक्त बीतता है, चुनौतियां मुश्किल और जानलेवा होने लगती हैं। अगर खिलाड़ी टास्क पूरा करने से मना करे तो उसे धमकी यहां पर दी जाती है इस गेम के अंदर, और दावा यह है कि इसमें 50 टास्क होते हैं जिसमें आखिर में बेहद खतरनाक टास्क हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि ऐसे गेम आम फोन में चलने वाले प्ले स्टोर पर नहीं होते हैं, बल्कि किसी दोस्त के लिंक शेयर करने पर ही इनको डाउनलोड किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि ये मोबाइल गेम जो है उसको मोबाइल को हैक कर लेता है जो गेम है, और इसी हैकिंग से वो निजी जानकारियां निकालते हैं और फिर बच्चों को धमकाते हैं। फिलहाल इस गेम और इससे जुड़े हुए पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि आखिर कैसे ये गेम यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था और क्यों बच्चे यहाँ पर इसमें प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आयशी, गेम की लत इस कदर यहाँ पर बढ़ रही है कि यहाँ पर जान चली गई है किसी। बिल्कुल, और ये जो जान चली गई है इन बच्चों की, वो कई सवाल भी उठा रहे हैं और लगातार इस मामले में जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं कुछ नए ट्विस्ट भी सामने आ रहे हैं कि क्या गेम की लत थी या फिर मोबाइल छीनने की वजह से इन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। बहरहाल अब इस मामले में जुड़े कुछ चश्मदीदों के बयान आपको सुनवाते हैं कि जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा और क्या बताया। 2 o'clock पे ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके होते हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ होती है, 1-2 को छोड़ के। और 1-2 में एक तो ये सामने बालकनी है, ये देखो, एंड वो बालकनी में होता क्या है कि अजीब से मतलब पीछे से झुक रहा है कोई बंदा। तो स्टार्टिंग में फील हुआ कि शायद कोई कपल फाइट होगी या कोई बचा रहा होगा या कोई ड्रंक्ड होगा, वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज। पर एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई बच्चे होंगे। रियली जब मैं नीचे गई, जब वो जंप मारा तो जैसे अभी आप देख रहे हो जैसे जितने भी शेड्स लगे हैं ना, वो सब में जब बॉडी गिरी, मतलब तीनों टकराते हुए गिरी, इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक वजन वाले अगर गिरेगी तो ऐसा फील होगा। तो उसमें क्या फील हो रहा था कि एक जो है वो एकदम कंफर्म था कि उसको जैसे नॉर्मली क्या होता है सोसाइटीज में कि हम आए गुस्से में बस कर गए, तो उसमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बट इस केस में ऐसा था नहीं। इस केस में कोई ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, और दैट्स व्हाई वो कैची था कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। पर 1 मिनट के अंदर अंदर पहले वो बैठ गए और फिर दोबारा लड़की आई, जिसमें एक जो छोटी लड़की थी वो शायद उसको कस के पकड़ रखा था। जब वो कूदे तो 2 लोग तो साथ में गिरे, और उसके जस्ट मतलब विद इन 10 सेकेंड बाद 3rd पर्सन भी शायद उसको पकड़ने में, और उन लोगों ने बोला भी कि देखो गिर गए, शायद यहाँ मेरे को एक आवाज आई कि देखो गिर गए, पर फिर वो बच नहीं पाए। उसके पीछे 3rd वाला भी उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरा। तो मेरी नजर इसलिए उस पे मतलब हैरान कर देने वाला था क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठी हुई थी। फीमेल या मेल तो मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बट बैठा हुआ है ये दिखाई दे रहा था। तो जब मैं गौर से देखना स्टार्ट किया तो बार बार यूं ऐसे पीछे की ओर झुकने की कोशिश हो रहा था, कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। मैम भी आई, मैम ने स्पेक्स ढूंढा, मैम आई, बोली तब तक वो उतर चुकी थी अंदर। तो देखिए गेम की लत किस कदर बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है, और खासकर बच्चों की। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के बाद भोपाल से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिल्कुल, गेम की लत आयुषी, और गेम की लत इस कदर कि वहां पर किसी की जान चली जाए। आपने यहां पर गाजियाबाद का मामला देखा, अब एक और मामला आपको भोपाल से हम दिखाते हैं जहां पर गेम के मामले में ही एक बच्चे की जान चली गई है। देखिए गाजियाबाद के अलावा भोपाल से जो मामला है वो भी बहुत हैरान करने वाला है, जिसने सबको चौंका दिया है। यहां पर मां ने मोबाइल गेम खेलने से बच्चे को रोका तो 9वीं के छात्र ने अपनी जान दे दी। मोबाइल लत की ये डरावनी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है। यहां पर बच्चे की उम्र सिर्फ 14 साल थी और 14 साल का एक लड़का मोबाइल में गेम
गेम खेलने का बुरी तरह से आदी था। उसके माता पिता टीचर हैं और वो उनका इकलौता बच्चा था। आप सोचिए, इकलौता बच्चा, उसकी जान यहां पर चली गई है। माता पिता नौकरी में व्यस्त रहते थे, उस पर ज्यादा ध्यान वो नहीं दे पाते थे, और जब उन्हें पता चला कि बेटे को मोबाइल गेम की लत यहां पर लग गई है तो उन्होंने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश भी की, इसके खतरे भी बताए, लेकिन मोबाइल और गेम में उलझे रहने से बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसका स्वभाव बहुत बदल गया था। वो किसी से बातचीत नहीं करता था और रोकने टोकने पर भड़क जाता था। मां ने एक दिन उसे बहुत तेजी से डांटा और मोबाइल छीनकर उससे रख लिया। कुछ दिन बाद माता पिता को एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और घर जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा फांसी के फंदे से लटका हुआ है। पता चला कि बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन सुसाइड गेम खेलता था। इसका नाम आप देखिए, ऑनलाइन सुसाइड गेम ये था, और इसकी वजह से इस बच्चे ने अपनी जान दे दी। तो क्या गेम में ही उसे कोई टास्क या फिर चुनौती मिली थी? ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जिससे उसने खुद को यहाँ पर जान लेने का, अपनी जान दे देने का फैसला यहाँ पर किया, ये कदम उठाया। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो इस घटना के बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस की जांच में यहाँ पर क्या बात सामने आई है और जो घर वाले हैं वो इस मामले पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। बच्चा चूँकि मोबाइल ज़्यादा चलाता था, मदर ने मोबाइल चलाने से मना किया, जनरली माता पिता करते हैं, तो उससे मोबाइल बच्चे से ले लिया था। इस कारण से उसके द्वारा डिप्रेशन में उक्त घटना कारित की गई। अभी तक चूँकि बातें सामने नहीं आई कि किस तरह का गेम खेलता था वो, बट मोबाइल चलाता था, ये बात ज़रूर घर वालों ने बताई है मौखिक तौर पे। तो अभी और उनसे पूछताछ और डिटेल स्टेटमेंट बाकी है। फ्री फायर करके गेम में जो इसके दादा का अकाउंट नंबर ही मालूम था, तो 28,000 रुपये इसके दादा के अकाउंट से कट गए थे। फिर घर में थोड़ा समझाया तो समझ गया था, लेकिन कल अचानक, परसों अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसने फिर से वो डाउनलोड गेम कर लिया और उस आधा घंटे के अंदर उसने फांसी लगा ली कि उस गेम के अंदर डायमंड खरीदना, कॉस्ट्यूम खरीदना, उस लालच के चक्कर में वो गन खरीदना है। इस चक्कर में वो अपने बच्चों को टारगेट बनाते हैं। इसके अंदर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, उस के अंदर बच्चों को कुछ भी पैसे को कहीं से भी लाने को मजबूर कर देते हैं। अब देखिए, चाहे गाजियाबाद की बात, भोपाल की बात हो, ये दोनों खबरें हर माँ बाप को अलर्ट करने वाली खबरें हैं। ये अलार्म है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखिए कि कैसे पहचाने बच्चे को फोन की लत कैसे लगती है, कैसे पहचान सकती है आप इसे, समझिए जरा। खेलकूद की जगह बच्चा सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता हो, भीड़ भाड़ और कार्यक्रम में बच्चा सिर्फ मोबाइल फोन देखता रहे, अगर गेम खेलने के लिए बच्चा माता पिता से झूठ बोलता हो तो समझ लीजिए कि उसे गेम की लत लग गई है। बिना मोबाइल के खाना पीना तक अगर बच्चा बंद कर दे, कोई भी काम के लिए मोबाइल की अगर वो डिमांड करने लगे, हमेशा अकेले रहना पसंद करे, नींद में भी अगर वो बड़बड़ाता रहे, तो इससे ये साफ हो जाता है और इससे पता लगता है कि उसे गेम की लत लग गई है। दिन भर अगर वो गेम की बात करता रहे, उसी के बारे में सोचता रहे, तो ये भी एक संकेत है कि आपके बच्चे को गेम की लत लग गई है। अब बच्चे को फोन की लत है तो क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? सबसे पहले अपने बच्चे के फोन की निगरानी करें कि क्या वो फोन में देख रहा है, क्या वो कर रहा है, कैसे वो गेम खेल रहा है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन भी होता है। इससे आपकी मर्जी के बिना बच्चा कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया ऐप्स पर भी पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन होता है, जिस पर आप क्लिक करके बच्चा क्या कर रहा है वो सारी गतिविधियां देख सकते हैं। साथ ही बच्चा ऑनलाइन क्या देख रहा है इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे के अलग ईमेल आईडी बनाकर ऐसा किया जा सकता है। और साथ ही इसका एक और तरीका है, बच्चे के साथ अपना आप तालमेल बढ़ाए, कम्युनिकेशन बढ़ाए, उसके साथ खेलकूद पर जोर दे, संभव हो तो उसके साथ आप खेले भी, अगर आपको समय मिले तो। खुद भी कम फोन चलाए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते भी है। अपने फोन में भी आप पासवर्ड लगाए जिससे बच्चे उसका भी इस्तेमाल ना कर सके। अब देखिए कैसे बच्चे को मोबाइल फोन की लत से दूर कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जैसे इस केस में देखा गया, कुछ बच्चियां कुछ साल से स्कूल में जा रही थी, तो अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय स्कूल नहीं जाएगा तो उसका रियल वर्ल्ड से कटाव हो जाएगा, उसका बच्चे के मानसिक विकास पे, शारीरिक विकास पे और ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक उसका रिजल्ट आएगा। बच्चा अलग थलग हो जाएगा, रियल वर्ल्ड से कटके डिजिटल वर्ल्ड में घुसना शुरू हो जाएगा, वो वहां दोस्त ढूंढेगा, उसकी दुनिया सुकुड़ जाएगी, उसका जो विकास है कम पड़ जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आत्मशक्ति कम हो जाएगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है और बच्चे अपने पे भरोसा कम करना शुरू कर देगा, उस पर अपना ट्रस्ट
कई बार ट्रस्ट इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं बच्चों की, फॉरवर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है और कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है और वो इसका जो लत है ऑनलाइन वीडियो गेम या डिजिटल मीडिया में बढ़ जाएगी और क्योंकि समय तो उसे काटना है तो ऑटोमेटिकली उसको वहां अच्छा लगना शुरू होगा, उसको लगेगा मेरी रियल दुनिया ये है और वो असली दुनिया से कट के उधर ज्यादा समय देना लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन एंड डायलॉग, ये नहीं गंवाना है और बच्चे को रियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व करना है, गेम्स में, जिम में, एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, तब बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहेगा, बच्चे में ऑनलाइन में एडिक्शन की तरफ जाने की प्रबल इच्छा कम रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है, देखिए आयुषी, मोबाइल फ़ोन का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके लिए एक चुनौती भी बन सकता है, जैसा ये ताज़ा वाकया हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं और अब बात एक हादसे की करते हैं। जबलपुर से खबर आई है, यहाँ पर बेकाबू कार ने राहगीर को रौंद डाला और ये जो पूरी घटना हुई ये वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बिल्कुल, और उसके बाद ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। हालांकि इस पूरी घटना में जो शख्स है वो घायल हो गया है, इलाज उसका जारी है। एमपी के जबलपुर का ये पूरा मामला है। बेकाबू कार ने एक राहगीर को रौंद दिया जिसका जो इलाज हो गया है, इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना जो है कैद हो गई है। जबलपुर के गोरा बाजार में बीते काफी समय से लोग एक स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे थे और ये मांग वो क्यों कर रहे थे ये भी देख लीजिए। इस बाजार की सड़क पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक राहगीर को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि घायल शख्स हवा में उछलकर काफी दूर तक जा गिरा। पास ही के एक सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। हादसे में सड़क पार कर रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि काफी समय से वो इसकी शिकायत कर रहे थे कि बाजार में एक स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए वरना हादसा हो सकता है, और ये डर जल्दी ही सच भी साबित हो गया। इस हादसे के वीडियो के बाद लोगों ने थाने में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए ज्ञापन भी दिया। फिलहाल देखना होगा कि लोगों की मांग कब तक मानी जाएगी। अब जो तस्वीरें आयुषी, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो दो बातें इसमें नजर आती हैं। एक तो वो दोनों तरफ से देखिए आप, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है, अब ये व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर पार करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या इसकी गलती यहाँ पर थी या फिर वो गाड़ी वाला जो इस जगह पर तेज रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर चला रहा था? और कई बार ताबिश हम लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं। बहरहाल अब देखिए मामूली विवादों में किस तरीके से लोग आजकल हथियार निकालने लग गए हैं। एक ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया है जहां पर सरेआम फायरिंग हो गई है और कई राउंड फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि राइफल और अवैध तमंचे से ये फायरिंग हुई है और वारदात का जो वीडियो है वो भी काफी वायरल हो रहा है। पूरी खबर जो है मुरादाबाद से है। अब क्यों ये विवाद हुआ था, वजह इसके पीछे क्या रही, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन आप देखिए विवाद के चलते कैसे दोनों पक्षों के बीच में कई राउंड फायरिंग हुई, जिससे इसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अवैध तमंचे से बताया जा रहा है जो फायरिंग हुई है और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तस्वीरें देखिए, एक सकरी गली आपको नजर आएगी, यहाँ पर विवाद होता है और आप कुछ पत्थर भी चलते हुए यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद फायरिंग हो जाती है। दो युवक इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आप देखिए कुछ विवाद इनके बीच हुआ है शायद, और उसके बाद जो है फायरिंग करते हुए ये नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे दिल्ली के अल्फला यूनिवर्सिटी की, जिसमें दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई डॉक्टर्स का नाम सामने आया है और अब उस यूनिवर्सिटी पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ताबिश, बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी लगातार चर्चा में थी आयुषी। हमने देखा जैसे जैसे मामले की जांच यहाँ पर आगे बढ़ रही थी और अब बड़ा अपडेट ये है कि अल्फला यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने अपनी गिरफ्त में यहाँ पर लिया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब उनकी हिरासत ली है और वो उनसे पूछताछ करेंगे। यूजीसी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से एक एफआईआर में फर्जीवाड़े का आरोप था। पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड यहां पर मिल गई थी। इस यूनिवर्सिटी में फंड की अनियमितताओं को लेकर भी आरोप लगे थे और जो डॉक्टर्स दिल्ली धमाके में शामिल थे उनका कनेक्शन तो है ही, वो एक अलग जांच यहां पर चल रही है। लेकिन ये फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये एक अलग एंगल है जिसको पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है। जवाद अहमद सिद्दीकी पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की गिरफ्त में है और अब दिल्ली पुलिस भी उनसे पूछताछ करेगी, उसका शिकंजा भी कस रहा है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, एक ईडी का मामला है और दूसरा ये दिल्ली पुलिस का, जरा बताइए दिल्ली पुलिस किस तरह से यहां पर जांच कर रही है इस मामले में?
देखिए, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और जवाद सिद्दीकी पर ये आरोप है कि उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर किया है, जिसमें विदेशों से इलीगल तरीके से फंड आया और बाद में उस फंड को अपने निजी कामों में डाइवर्ट कर दिया। इसके साथ ही वहां पर और भी कई तरह की अनियमितताएं मिली है, जिसको लेकर यूजीसी ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि उस केस में एफआईआर दर्ज करे। 2 अलग अलग कंप्लेंट हुई थी, उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था और केस दर्ज करने के बाद अल-फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे, उनको पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो तिहाड़ जेल से लाकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें करीब 13 करोड़ से ज्यादा के फंड का डाइवर्जन का मामला था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। अब देखिए इस फंड के डाइवर्जन को लेकर क्या बातें और यहाँ पर सामने आती है आयुषी, लेकिन यूजीसी का यहाँ पर जिक्र हुआ तो यूजीसी से जुड़ी हुई एक और खबर यहाँ पर बता देते हैं। नए नियमों को लेकर ऐतराज लगातार यहाँ पर लोग जाहिर कर रहे हैं और इसको लेकर सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भले ही स्टे लगा लिया हो, लेकिन इस कानून की मांग को लेकर देश की कई यूनिवर्सिटीज में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। यूजीसी नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में माहौल भड़का हुआ है। बीएचयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है। वाराणसी का बीएचयू विश्वविद्यालय, जहां बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी और एसटी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इन छात्रों का कहना है कि यूजीसी ने 2026 में समानता के अधिकार इसलिए लाए थे क्योंकि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब इन्हें डर है कि भेदभाव का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बीएचयू के इन छात्रों ने कहा, पीएचडी इंटरव्यू से लेकर डिपार्टमेंट हेड तक हर जगह रोजाना जातीय भेदभाव होता है और अब जब नया कानून आने ही वाला था तब उस पर स्टे लगा दिया गया। ये बिल हमारी संवैधानिक तरीके से लाया गया, संसद में पास, ये कुछ लोगों के दबाव में आकर ये बिल पर रोक लगाया गया। हम लोग अपनी ताकत, अपनी हक की रक्षा करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग की पहली पीढ़ी जो भी विद्यालय में कदम रखी है, वो अपने हक के अधिकार के लिए जहाँ भी खड़ा होना होगा वहाँ खड़ेंगे, यहाँ से लेकर पूरा इलाके रख देंगे। हमारी यूनिवर्सिटी के मसले हैं। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में भी दलित ओबीसी छात्रों का गुस्सा साफ नजर आया। इन छात्रों ने साफ कहा है कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे और यूजीसी का नया एक्ट लागू होना ही चाहिए। तो वहीं बीएचयू में छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और सोशल मीडिया पर #We Support UGC एक्ट ट्रेंड कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूजीसी के नए नियमों में कई प्रावधान अस्पष्ट हैं और नए एक्ट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जब तक इन खामियों को सुधारा नहीं जाता तब तक 2012 वाले पुराने नियम लागू रहेंगे। सवाल अब भी वही है कि क्या देश की यूनिवर्सिटीज बराबरी की तरफ बढ़ेंगी या फिर पुराने खांचे, पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। यूजीसी बनाम स्टूडेंट्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये माना जा रहा है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है और ये मुद्दा और लंबा खिंचता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात यूपी की करेंगे। यूपी के शामली में 2 गुटों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दिन दहाड़े तलवारें निकाली गई। आप सोचिए, लड़ाई इस तरह की कि तलवारों से वहां पर लड़ाई हो रही थी। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के 2 गुटों के बीच बच्चों को लेकर मामूली विवाद यहां पर हुआ था। आपको दिखाते हैं पूरे विवाद की असली वजह। यूपी के शामली का ये मोहल्ला बुधवार को देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। 2 बच्चों के आपसी विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि बात विवाद से तलवारबाजी तक पहुंच गई। शामली के कांधला में खेड़ा कुर्तान गांव में 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में एक खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति दौड़ता हुआ आया
और पीड़ित के घर के दरवाजे पर धारदार तलवार से कई वार कर दिया। इस घटना के बाद से ही गांव में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरे बच्चे के चोट मार दी थी उसके लड़के ने, तो मैं जैसे उसको समझाने का नाम का गया, उसका बाप तो बोला जाकर, मगर भाई इसने अपने बच्चे ने समझा लिया, मगर बच्चे का मार दिया इसने। बच्चे ने तो पहले ही तबीयत खराब है इसकी। अब घर जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद तो मैं चढ़काए सारे तलवार ले रहे थे और बाकी चक्कू छुरे होते और भी थे। पीड़ित की ओर से मिली तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा, जरा सी बात पर तलवारें यहां पर निकल आई। अब दिल्ली से एक घटना आपको बताते हैं जहां पर छेड़खानी का मामला था। एक युवती से कुछ मनचले सरेआम छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन इस छेड़खानी का विरोध करना एक आदमी को काफी भारी पड़ गया। बिल्कुल, उन मनचलों ने उस युवक को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो दिल्ली के मेहरौली इलाके का है। जिस शख्स को ये लोग पीट रहे हैं उसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उसने युवती के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। उन लोगों ने पहले तो उस शख्स के हाथ पैर पकड़े और उसे खंभे के सहारे जकड़ लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतने से भी उन लोगों का जी नहीं भरा तो उसे जमीन पर गिरा गिराकर लातों और घूंसों से पीटने लगे। यहां तक कि बेहोश हो जाने के बाद भी आरोपी उस शख्स को बेरहमी से पीटते रहे। इस घटना का एक वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया था। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद इसी वीडियो के सहारे आरोपियों की पहचान हो पाई और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये घटना 3 फरवरी की बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। अब देखिए, ताबिश घाटी में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है और उस घुसपैठ की कोशिश को सेना भी लगातार जवाब दे रही है। कल जो घटना हुई आयशी, वहां पर तो एक सुरंग में घुसने की कोशिश, छुपने की कोशिश आतंकियों ने की, लेकिन वो नाकाम हुई। उसके बारे में जरा बताते हैं क्या उस एनकाउंटर को लेकर अपडेट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शत्रु एनकाउंटर से जुड़े हुए बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आए हैं। मारे गए जैश कमांडर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ये जो आतंकी थे, इनके खिलाफ ये जम्मू कश्मीर में एक्शन यहाँ पर हुआ था। सेना ने इनको घेर लिया था यहाँ पर और ये मुठभेड़ काफी वक्त तक चली थी। पाकिस्तान के आदिल के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह का करीबी ये बताया जा रहा है आदिल, और पिछले 1.5 साल से किश्तवाड़ इलाके में ये सक्रिय था। आतंकी और सुरक्षा एजेंसियों का इस पर यह मानना है कि इससे जैश को बड़ा झटका लगा है और सेना की सीआरपीएफ डेल्टा यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन इसके बाद किया जा रहा है। बुधवार को उधमपुर में 2 आतंकी मारे गए थे। प्रदीप हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। प्रदीप, देखिए ये एनकाउंटर जब चल रहा था तब आप भी यहां पर रिपोर्ट कर रहे थे कैसे ये आतंकी बचने की कोशिश कर रहे थे। इनको तो यहां पर ठिकाने लगाया गया, लेकिन ये जो नाम और तस्वीर सामने आई इस बंदे की, ये बताइए जरा कितना बड़ा आतंकी था और कितना बड़ा झटका इसको यहां पर समझा जा रहा है जैश के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। कल हमने देखा कि 2 एनकाउंटर हुए और बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। एक एनकाउंटर बसंतगढ़ के इलाके में था, जिसका आपने जिक्र किया कि वो किस तरीके से एक गुफा में छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस गुफा को भी जो है सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उसको मतलब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। और इसके ये जो आतंकवादी छात्रों में मारा गया, इसका नाम आदिल है, यह पाकिस्तान का रहने वाला है और पिछले 1.5 साल से ऑपरेट कर रहा था। इसका जो दूसरा साथी है सैफुल्लाह, अभी भी उस इलाके में सक्रिय है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको ढूंढने के लिए पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार ऑपरेशन चल रहा था, जो और इस कई बार ये सुरक्षा बलों को डॉज करके वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था, लेकिन इस बार ये बच नहीं पाया और इसको फाइनली उन्होंने मार गिराया। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है और इसने कई किलिंग्स उस इलाके में की थी। इसके बाद जो है उस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये लगातार ऑपरेट कर रहे थे उस इलाके में। या तो ये सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करते थे या लोकल्स को टारगेट करते थे, जिसकी वजह से एक दहशत का माहौल था। और सुरक्षा बलों को जैसी इत्तला मिली कि ये इस इलाके में छात्रों का दिच्छर का इलाका है जहां पे छुपा हुआ है, उन्होंने इस इलाके की घेराबंदी की। जैसी घेराबंदी हुई, इसने सुरक्षा कर्मियों पर
पर फायरिंग की और उस फायर फाइट में, उस एनकाउंटर के दौरान ये आदिल खूंखार आतंकवादी मारा गया है। ये पिछले 2 साल से यहाँ आया हुआ था, इन्फिल्ट्रेट करके 1.5 साल से किश्तवाड़ के इलाके में ऑपरेट कर रहा था। इसके लिए कई ऑपरेशन किए गए थे। लगातार दिन रात हमारे सुरक्षा कर्मी जो सो नहीं रहे थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इस आदिल को मारा जाए, क्योंकि वहां पे 2 ग्रुप ऑपरेट करते हैं। एक सैफुल्लाह का ग्रुप ऑपरेट करता है, आदिल उसका साथी है, और आदिल अपना भी एक ग्रुप लेके ऑपरेट कर रहा था। और इसके लिए ऑपरेशन जो है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये प्रदीप के अपना ग्रुप भी यहाँ पर ये चला रहा था, और सैफुल्लाह का तो मददगार यहाँ पर ये था ही। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो ये वो चेहरा है जिसको आप देख लीजिए, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, आदिल इसका नाम था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार की कड़ी नजर है, और आयुषी खबर यह भी है कि गृहमंत्री खुद कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि वहां के जो हालात हैं उस पर चर्चा कर सके, उसका जायजा ले सके। बिल्कुल, देखिए आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी कई बार दौरा कर चुके हैं। अमित शाह सुरक्षा और विकास दोनों ही लिहाज से बेहद अहम दौरा माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का। 5 से 7 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे अमित शाह। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे गृह मंत्री, और काफी अहम माना जा रहा है गृह मंत्री का ये दौरा, जहां पर विकास के लिहाज से और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक तरफ तो लगातार जो सेना है मुंहतोड़ जवाब दे रही है आतंकियों को, वहां पर ढेर कर रही है, और दूसरी तरफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। तो महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री का, इस पर तमाम अपडेट आपको यहां पर देंगे। फिलहाल बात करते हैं हम भारत के दूसरे देशों से रिश्तों को लेकर। देखिए यूएस अमेरिका के साथ जो भारत की डील हुई आयुषी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कही गई कि भारत रशिया की जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदे। अब इस पर प्रतिक्रिया आई है रशिया की तरफ से। भारत के तेल निर्यात पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, ये रूस के प्रवक्ता, क्रेमलिन के प्रवक्ता कह रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव उनका नाम है, जिन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में यहां पर कहा कि भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई करने वाला रूस अकेला देश नहीं है, और वो जानते हैं कि भारत कई और देशों से भी तेल खरीदता है। और चलिए अब एक और बड़ी खबर बता दें आपको। शुक्रवार को ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता होने वाली है, और ओमान में जो है ये उच्च स्तरीय बातचीत होगी। ट्रंप ने खामेनेई को चेतावनी दी है। खामेनेई को बहुत चिंतित होना चाहिए, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बार बार ईरान को चेता रहे हैं। तनाव के बीच कूटनीति की जो कोशिश है वो करनी चाहिए। अब देखिए ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता होने वाली है, क्या ये वार्ता होगी, क्या इसमें हल निकल कर आएगा? ओमान में ये वार्ता होने वाली है, और ये वार्ता इस बीच हो रही है जब दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बना हुआ है और बयानबाजी की जा रही है, और इस बीच ये जो वार्ता होनी है ये काफी अहम मानी जा रही है। अब जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। For whatever reason it's changed in their system or what have you, we'll see if we can get back to the right place. But the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. We don't see there's any harm in trying to figure out there's something that can be done. This is a president that always prefers a peaceful outcome to any conflict or any challenge. और एक बार फिर से रुक करेंगे देश की खबरों का। तो यूपी के झांसी में इन दिनों ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और इन तैयारियों के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्यों? 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। झांसी की बबीना का ये वीडियो देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर एक गांव में इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला क्या कर रहा है? वायरल हो रहे इन वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का काफिला चल रहा है। काफिले में ऑडी कार, थार, स्कॉर्पियो और अन्य महंगी लग्जरी गाड़ियां भी चल रही हैं। मगर इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको हैरान करके रख देगी। ये वीडियो एक ग्राम प्रधान के उम्मीदवार ने अपने इलाके में भौकाल बनाने के लिए वायरल किया है। बबीना में इन दिनों प्रधान चुनावों की तैयारी चल रही है, और हर एक इंसान अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही एक कोशिश एक संभावित दावेदार ने भी की है। एक संभावित दावेदार ने ऑडी समेत 50 से अधिक गाड़ियों का एक काफिला निकाला, जिसमें महंगी गाड़ियों के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की गई।
अब देखिए, चुनाव का प्रचार होना है और प्रचार के लिए जब प्रत्याशी निकले तो काफिले में एक से एक महंगी जो गाड़ियां हैं वो देखने को मिली है, जो अब कई सवाल भी खड़े कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह का ये रैली आप कहिए, जिस तरह गाड़ियों का काफिला लेकर यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहे थे आयुषी, ये तो चर्चा का विषय बन गया। यूपी के हरदोई का मामला है जहाँ पर एक ये जो प्रचार था उसकी चर्चा यहाँ पर खूब हो रही है, जिसको लेकर अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और एक और मामला यहाँ पर हम आपको बता दें, यूपी के हरदोई से, जहाँ पर बड़ी खबर सामने आई। एक महिला कांस्टेबल का शव मिला है, कमरे में फंदे से लटकता हुआ ये शव मिला। शुरुआती जांच में से आत्महत्या माना जा रहा है। हालांकि पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी इस मामले में अब कर रही है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, कमरे में फंदे से लटकता हुआ ये शव मिला है। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक फिलहाल जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और महिला कांस्टेबल बताई जा रही है मृतका। और शुरुआती दौर में, शुरुआती जांच में फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि आत्महत्या ये पूरा मामला हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही है और दूसरे एंगल से भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे और भी वजह हो सकती है। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ फिलहाल की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आयुषी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी कुछ चल रहा है। देखिए, एक तरफ भारत को लेकर वो अपनी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर जो कुछ चल रहा है वो उनसे संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान, जहां पर बलूच और पाक सेना के बीच संघर्ष लगातार जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन यहां पर चलाया है और इस आंदोलन की गूंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अब पाकिस्तान के मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से मुकाबला करने वाले हथियार हमारे पास है ही नहीं। 200 से 300 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबरें सामने आ रही है। सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जनरल ने बलूचिस्तान में हार कबूल कर ली है और बलूचों के सामने क्या पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है? ये महत्वपूर्ण है। आपको बताते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और ये वहां की सरकार के लिए कैसे बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही है। गिनते गिनते थक जाएंगे, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछ गई। ये वो सैनिक हैं जिनके बूते आसिम मुनीर अपनी वर्दी पर फर्जी मेडल लगाकर घूमते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मतवालों ने सच से सामना करवा दिया। तस्वीरों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के जो सैनिक बंदूक लेकर बलूचिस्तान आए थे, वो ताबूत के अंदर वापस लौटे। जिन गाड़ियों में इन सैनिकों और जवानों को मुनीर ने फ्रंट पर लड़ने के लिए भेजा था, उनकी कब्रगाह कुछ इस तरह बन चुकी है। इसी तरह कई गाड़ियां जला दी गई। बर्बादी के इन सबूतों को मुनीर ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन सरेंडर के सबूत सामने आ ही गए, क्योंकि बलूचिस्तान ने मुनीर के खिलाफ, शहबाज की हुकूमत के खिलाफ आखिरी सांस तक आजादी की जंग लड़ने का ऐलान जो कर दिया है। जब बलूचिस्तान की बात आती है तो हम उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी कल्पना तक दुश्मन ने नहीं की होगी। ये अपने वतन के लिए, मातृभूमि के लिए हमारा जज्बा है। यही वो जज्बा है जिसके सामने खुद को दुनिया की 14वीं सबसे ताकतवर सेना कहलाने वाला पाकिस्तान सरेंडर वाली पोस्ट पर तैनात हो गया है। और यह सरेंडर आज का नहीं, इसका और पाकिस्तान का तो सालों साल का नाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हमारे इन इलाकों में जितने भी पहाड़ है, उन सब में जितने भी हमारे माइंस एंड मिनरल्स है, जितने भी हमारे कीमती पत्थर है, यहाँ से चोरी करके लेके जा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जानों की कीमत लगा के ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन हम अवाम इतने बेबस है, इतने खामोश है कि हम कुछ कहने से कासिर है। यानी बलूचिस्तान की बहन बेटियां भी अब मुनीर की फौज का सामना करने के लिए तैयार है। और आसिफा बेंग, हवा बलोच ने तो दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है, मिशन के लिए शहादत कैसे दी जाती है। इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000।
तीन आइटम है जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल और एक और आइटम है। मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की हैसियत का जो हुनर रोया वो गलत नहीं। दरअसल ऑपरेशन हेरोफ 2 के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी की सरपरस्ती में बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन चला। नौशकी, क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग, पंचकुर, कलात, खारन और तरबत जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों से सामना हुआ। इसी जंग में पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। जनरल के तरकश में हिफाजत हुए तो ट्रेलर उस ग्वादर में दिखा जहां चीन के सपनों और पाकिस्तान की गुलामी का सीख। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीनी कॉम्प्लेक्स तक को निशाना बनाया। ग्वादर में चीन के ठिकानों पर बारूद बरसा तो गूंज बीजिंग में भी सुनाई। ड्रैगन ने अपनी डिप्लोमेसी की सारी नजाकत ताक पर रखी और शहबाज शरीफ को सीधे लताड़ लगा। ग्वादर में चीनियों को सुरक्षा दीजिए वरना बोरिया बिस्तर समेट दीजिए। इसकी वजह चीन ने अब तक सीपैक में करीब $65 अरब का निवेश का वादा किया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और खुफिया तंत्र पर खर्च होता है। लेकिन बलूच लड़ाकों ने मुनीर की गारंटी को धुआं कर दिया और खुद मुनीर की बटालियन BLA के सामने सरेंडर हो गई। तो ये बलूचिस्तान का मामला कोई नया नहीं है आयुषी, ये काफी वक्त से यहाँ पर विरोध जताते रहे हैं और सरकार के ऊपर इनको शोषित करने का आरोप यहाँ पर लगाते रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस मामले में। बहरहाल दिल्ली से एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको दे देते हैं। दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से हवाला के जरिए दुबई में जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनके ठिकानों को अब यहाँ पर ईडी तलाश रही है और इस तरह से निवेश करने वालों पर एक्शन की तैयारी है। आरोपियों की भारत की जो संपत्ति है उसको यहाँ पर जब्त किया जाएगा। कुल 34 करोड़ की इस तरह की संपत्ति बताई जा रही है जिस पर ईडी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। फेमा के तहत अब ये एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, कौन है ये लोग, जरा बताइए, और कहां पर ये संपत्ति है जिसको जब्त करने की अब तैयारी हो रही है? देखिए, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के मुताबिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से हवाला चैनलों के जरिए दुबई पैसा भेज, वहां पर अलग अलग संपत्तियों में खासतौर से रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एक संगीता अग्रवाल और उनके पति कपिल अग्रवाल हैं जिन्होंने दुबई में 10 अचल संपत्तियां खरीदी थी और इनकी जो कुल कीमत है संपत्तियों की वो 34 करोड़ 14 लाख रुपए है जिनको ईडी ने अटैच कर लिया है। इसके अलावा एक और शख्स है एस भट्टाचार्य, इनकी करीब 9 करोड़ 8 लाख की संपत्तियां हैं जिनको ईडी ने अटैच कर लिया है। और ईडी के मुताबिक ये जो संपत्तियां हैं ये बैंकिंग चैनलों को दरकिनार करके हवाला के जरिए पैसा जो है दुबई भेजा गया और ये सारा जो है ब्लैक मनी था जिसको भेजा गया और वहां पर संपत्तियों में निवेश किया गया। तो ईडी ने ये कार्रवाई फेमा के तहत की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ा एक्शन है यहाँ पर देखिए जिसकी ईडी तैयारी यहाँ पर कर रही है। जो हवाला के जरिए दुबई में निवेश करते हैं अब उन लोगों पर यहाँ पर सख्ती होगी। अब एक और मामला आपको बताते हैं। लिफ्ट में गुब्बारे कुछ इस तरह से फटे कि बम की शक्ल में वहां पर उनमें धमाका हुआ। मुंबई के गोरेगांव का यह मामला है जहां पर एक लिफ्ट में जो हादसा हुआ वैसा हादसा आपने पहले नहीं देखा होगा। इस हादसे के बाद अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या इसको लेकर कुछ किए जाने की जरूरत है। लिफ्ट के अंदर कुछ लोग गैस से भरा हुआ गुब्बारा लेकर सवार हो रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। इस वीडियो को देखने वाले और इस धमाके का सामना करने वाले सभी सकते में हैं। 3 लोग जैसे ही गैस वाले गुब्बारे के साथ लिफ्ट में दाखिल हुए, चंद सेकंड में गुब्बारों में धमाका हो गया। लिफ्ट में आग की लपटें उठी। महज 6 सेकंड में गुब्बारे जलकर खाक हो गए और आग के छोटे गोले में बदल गए। महज 3 सेकंड्स में ही लिफ्ट पर सवार लोग गिरते पड़ते जान बचाकर बाहर निकल गए। हैरान करने वाला ये हादसा मुंबई के गोरेगांव के आरए कॉलोनी की एक इमारत का है। जानकार बता रहे हैं कि अक्सर इन गुब्बारों में हीलियम गैस की जगह सस्ती हाइड्रोजन गैस भरी जाती है जिससे इस तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। हादसे के बाद गोरेगांव पुलिस ने गुब्बारे वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।
देखा आपने किस तरह से आज तक हुआ। वो तो गनीमत रही कि लिफ्ट खुली हुई थी तो लोग तुरंत वहां से बाहर निकल गए, वरना ये आग से जो है झुलस भी सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं और यूपी से एक और बड़ी खबर यहां पर आपको बताते हैं। आयुषी, यूपी में बड़े फेरबदल होने की खबर है और प्रशासनिक तौर पर कई सारे तबादले यहां पर किए गए। बिल्कुल, अब देखिए प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और 24 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और इस लिस्ट में अयोध्या के IG का नाम भी शामिल है। 24 IPS अधिकारियों में 11 जिलों के कप्तान शामिल हैं। अब क्या ये रूटीन तबादले थे या फिर वजह कुछ और है इसके पीछे, इस पर अपडेट आना फिलहाल बाकी है, लेकिन 24 IPS अधिकारियों का नाम बताया जा रहा है जिनके तबादले किए गए हैं और खास नाम इसमें अयोध्या के IG का भी है। ताबिश बिल्कुल, अब कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये कप्तान बदले गए हैं, SPs के तबादले यहां पर हुए हैं, यहां पर देखना होगा। इससे पहले आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा भी सरकार ने यहां पर मांगा था, क्या उससे कोई कनेक्शन है, ये भी यहां पर देखेंगे। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, बताइए, कोई वजह बताई गई इन तबादलों के बारे में? देखिए, अब अगले साल चुनाव है और सरकार चाहती है कि ये जो 1 साल है, इस 1 साल में जो खास तौर पर कानून व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो बेहतर रहे। और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो बड़े अधिकारी हैं, IPS अधिकारी, उनके कल तबादले हुए। 24 अधिकारी हैं और इसमें अगर चर्चित नामों की बात करें तो आप इसमें देखिए राजकरण नैयर, जो कि अयोध्या के कप्तान थे, उनको एडिशनल CP गाजियाबाद बना दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें संकल्प शर्मा, जो कि लखीमपुर के कप्तान थे, वो ज्वाइंट CP कानपुर पहुंच गए हैं। विपिन टाडा अभी बहुत चर्चा में रहे, इनको अब ज्वाइंट CP कानपुर बनाया गया है। इसी तरह से आप बाकी जो लिस्ट है, आप इसमें देखिए एक नाम यशवीर सिंह का है, रायबरेली के थे, और इस बीच में जो बस्ती का जो मामला था धर्मांतरण का, इसमें वहां के कप्तान को हालांकि हटाया गया है और यशवीर सिंह को बस्ती भेज दिया गया। तो इस तरह से बहुत से नाम हैं जिनको अभी स्थानांतरित किया गया। चलिए, बिल्कुल रणवीर, धन्यवाद आपका इस खबर पर ये तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान की। 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद की कॉल के बाद मुनीर ने एक बार फिर से रास्ते बंद करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का सिस्टम हाईजैक होने लगा है। पिछली बार तो आसिम मुनीर और उनकी आर्मी ने इमरान खान के सपोर्टर्स को खदेड़ दिया, लेकिन इस बार जनरल की टीम का सामना इमरान खान की बच्चा बटालियन से हुआ है। छोटे छोटे बच्चे एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर पहुंचे और अपनी तुतलाती जुबान में इमरान की आजादी का झंडा उन्होंने बुलंद किया। ऐसे नारे लगाए जिनकी गूंज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक्त सुनाई दे रही है। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, मरियम भी सुन ले आजादी। पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें महज विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये जनरलों कर्नलों के उस खौफ के टूटने की दस्तक है जिसे रावलपिंडी ने 920 दिन से पाल रखा है। पाकिस्तान के नौनिहाल सड़कों पर उतरकर जनरल के जुल्मों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए निजाम की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, यानी मियां शहबाज को, मुल्ला मुनीर को मान लेना चाहिए कि जुल्म की मियाद अब पूरी हो चुकी है। इमरान की रिहाई के वास्ते बच्चा बटालियन हुकूमत के शामियाने उखाड़ फेंकने सड़कों पर उतरी है। इस मुनादी के साथ या तो जेल में ताले टूटेंगे या नालायक और जालिम हुक्मरानों के माथे फूटेंगे। वर्दी की दहशतगर्दी आवाम ने देखी, जहन में सवाल उठे। सवालों की बौछार जनरलों कर्नलों पर की गई। पूछा गया, क्या आसिम मुनीर इमरान की बच्चा बटालियन से डर गया? क्या जनरल को संविधान से आवाम पर जुल्म का लाइसेंस मिला है? क्या मियां शहबाज शरीफ ने इन्हीं जुल्मों के लिए तख्ता पलट कराया था? अडियाला जेल के बाहर मुनीर ब्रिगेड ने जुल्म की इंतहा की। बच्चों तक को पंजाब पुलिस उठा ले गई, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उनमें अहमद और अब्दुल सत्तार जैसे प्रदर्शनकारी थे। जनरल के जुल्म पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने देखे तो आंखें भर आई। आपके सामने मनाते हैं कि आवाम इस वक्त गिर चुकी है। किस बच्चे को लेके अहमद तो आपको भी लेके। एक तरफ इमरान की बच्चा ब्रिगेड थी, दूसरी तरफ इमरान की बहन जो 8 फरवरी का हवाला देकर आवाम से गुजारिश कर रही हैं, घरों से निकले जुल्म के खिलाफ, जनरल के खिलाफ, नालायक हुकूमत के खिलाफ। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को भी कहते हैं, इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमें अब आपकी जरूरत है, आप लोग खड़े हो। 8 फरवरी ये कोई मामूली तारीख नहीं है, पाकिस्तान का एक डेथ वारंट है, पाकिस्तान का ब्लैक डे है। इसी रोज पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा, बाजार बंद किए जाएंगे,
सड़कें बंद की जाएंगी ताकि जनरल आसिम मुनीर के जुल्मों से पाकिस्तान को छुटकारा मिल सके। लेकिन असल सवाल है, क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान के खातिर पाकिस्तान का शटर डाउन करने सड़कों पर निकलेगी? पाकिस्तानी सहाफी इसी हकीकत का ग्राउंड टेस्ट दुनिया को दिखा रहे हैं। करके अपनी दुकानें बंद करेंगे। दुकानें बंद करेंगे। दुकानें बंद करेंगे आप? दुकानें बंद करेंगे। क्यों करेंगे दुकानें बंद भाई? इमरान खान के लिए करेंगे, आजादी के लिए करेंगे, जद्दोजहद के लिए करेंगे। एक तरफ आवाम का वो सैलाब है जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ वो निजाम है जिसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। जब पाकिस्तान की सड़कों पर बंद का आह्वान होता है तो गूंज सिर्फ गलियों तक नहीं रहती, रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर की दीवारों को भी हिला देती है। इमरान की बच्चा बटालियन इसका प्रमाण है। निजाम की एक्सपायरी डेट करीब आ चुकी है। मुनीर घबराए हैं, शरीफ सहमे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं इमरान की रिहाई के नारे अब महज शोर नहीं, एक तख्ता पलट की आहट है। तो देखा आपने पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, बच्चों को आगे रखकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको दिखाते हैं हम रांची से, जहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि पति ने अवैध संबंधों के शक में पुलिसकर्मी पत्नी को पीटा। पीड़िता ने रिकॉर्ड किया इसका वीडियो और सोशल मीडिया पर इसको अपलोड किया गया और अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में पहले से एफआईआर दर्ज है, जांच अब पुलिस मामले की कर रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी हो रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये वीडियो यहां पर बनाकर इस महिला पुलिसकर्मी ने यहां पर वायरल किया है और इसमें दिख रहा है कि कैसे व्यवहार करता हुआ ये पति यहां पर नजर आ रहा है और मारपीट करता हुआ बकायदा यहां पर ये दिखता है। और इस मामले के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो इसमें पहले ही एफआईआर यहां पर दर्ज हो चुकी है और पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश यहां पर कर रही है। झारखंड के रांची का ये मामला है। छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ो तो हमको छोड़, बोलो ना माधर चोट तुम है माधर चोट। तो देखा आपने किस तरह से मारपीट करता हुआ व्यक्ति यहां पर नजर आया है। अब और खबरें हम आगे बताएं आरुषि, उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लें। में खाते हैं कि क्या हेडलाइंस है, क्या सुर्खियां हैं जिन पर पूरे दिन भर आज नजर रहने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी। कल लोकसभा में भारी हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन टला, आज भी लोकसभा में चर्चा का समय है तय। संसद में किताब पर टकराव और बढ़ा, आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी के जवाब में निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार पर साधा था निशाना। बीजेपी सांसद के कई शब्दों को लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर नहीं थम रहा बीजेपी का गुस्सा। सिखों के अपमान का आरोप लगाते हुए आज देश भर के कांग्रेस दफ्तरों पर बीजेपी के प्रदर्शन की तैयारी। यूपी पुलिस में बड़े फेरबदल का निर्देश जारी, बुधवार देर रात 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, लिस्ट में अयोध्या के आईजी का नाम भी शामिल। 24 आईपीएस में 11 जिलों के कप्तान भी शामिल। आज से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। घाटी में सुरक्षा स्थिति पर व्यापक समीक्षा भी करेंगे। गाजियाबाद की 3 बहनों की आत्महत्या के मामले में नया खुलासा, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार, पिता पर 2 करोड़ का था कर्ज, बच्चियों के मोबाइल से बेचकर भरा था बिजली का बिल। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने कसा अल फलाह पर शिकंजा, चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। फर्जीवाड़े के आरोप में यूजीसी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी 2 अलग अलग एफआईआर। ईरान अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच कल परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों की ओमान में बैठक, बातचीत से पहले फिर ट्रंप ने दी धमकी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया सही, कहा खेल में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सोच समझ कर लिया सही फैसला। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 10वीं बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 42वें ओवर में ही हासिल किया 311 रनों का लक्ष्य। एरॉन जॉर्ज का शानदार शतक, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 78 रन।
आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा मामला यहां पर आपको बताते हैं जो रिश्तों को तार-तार करता हुआ नजर आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नवविवाहित युवक की मौत के मामले में अब एक और खुलासा यहां पर हो गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या को हिट एंड रन दिखाने की कोशिश की गई। 30 जनवरी को आशीष नाम के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और आपको बता दें कि आशीष शाम की सैर करने के लिए गया हुआ था, तभी उसके साथ यह हादसा हो गया। हादसे में पत्नी को कोई चोट नहीं आई। आशीष का गला घोंटे जाने के भी संकेत मिले थे। अब जांच में पत्नी अंजू के प्रेमी के साथ संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, शाम की सैर के दौरान हादसा हुआ था और शुरुआती दौर में इस पूरे हादसे को जो है हिट एंड रन का मामला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आशीष के साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन आशीष को चोट आई, पत्नी को एक भी खरोच नहीं आई, जिसके बाद माना जा रहा है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। और जांच में ये भी सामने आ रहा है कि पत्नी अंजू के प्रेमी के साथ संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। अब ये दो तस्वीरें जरा आपके सामने हम रखते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये आरोपियों की तस्वीरें हैं। ये जो काली शर्ट में आपको व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है और ये वो तस्वीर उस व्यक्ति की है जिसकी यहाँ पर हत्या करवा दी गई है। एक नवविवाहित जोड़ा जिसमें हाल ही में शादी होती है, दोनों पति पत्नी एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर पति की मौत हो जाती है। हिट एंड रन का मामला इसको यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि पत्नी ही इसके लिए जिम्मेदार थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने इसको अंजाम दिया। हर्षा हमारे साथ हैं। हर्षा, लेकिन क्यों? एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अंजू है, उसका नाम अंजलि भी है, ये वे सादुल शहर की रहने वाली थी और इसकी जो शादी हुई है वो 3 महीने पहले यहाँ पर जो गांव है अनूपगढ़ के पास में KL1, वहाँ पर इसकी शादी हुई थी आशीष के साथ। पुलिस के अनुसंधान में ये सामने आया है कि वो शादी से खुश नहीं थी और वो वापस अपने घर लौट चुकी थी। वहाँ पर उसका दोबारा संपर्क हुआ संजू के साथ, जो सादुल शहर में उसके पियर के पास ही रहता है। पुलिस को शक है कि ये लंबे समय से इनका संपर्क था और जब ये वापस आई तो ये हत्या करने के इरादे से ही आई। इससे पता था कि इसके पति जो है शाम का भोजन लेने के बाद घूमने जाते हैं और वो उसके साथ साथ टहलने निकल जाती थी। कई दिन उन्होंने इस तरह से किया कि किसी को शक नहीं हुए, वो शाम को उनके साथ घूमने जाती थी और फिर उसने संजू को इशारा कर दिया। वो और 2 अन्य साथी रॉकी और बादल वहाँ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, उन्होंने इन पर वार किया और फिर उसका गला भी घोंट दिया। और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पर पहुंची, उन्होंने देखा कि 2 लोग वहाँ पे अचेत अवस्था में वहाँ रोड पे पड़े हुए हैं, तो उनको फिर अस्पताल लाया गया जहाँ आशीष को मृत घोषित किया गया। लेकिन जब बॉडी को स्टडी किया पुलिस ने तब उनको शक हुआ, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इंजरी के मार्क्स थे, जबकि जो अंजलि है उस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। उसने कहा कि उसका फोन छीन के ले गए, बालियां ले गए, लेकिन एज सच उस पर जो अगर हिट एंड रन केस था तो उस तरह से इंजरी मार्क्स नहीं थे। तब पुलिस को शक हुआ और फिर गहरे जो अनुसंधान पूछताछ है उसमें ये सारा मामला खुला है। साथ ही जो कॉल डिटेल्स है वो इस केस में बहुत क्रूशल है, क्योंकि लगातार उसका जो कॉल सर्वेलेंस पे उन्होंने एक तरह से लिया गया, मतलब कॉल्स रिकॉर्ड्स जो स्टडी किए हैं उसमें सामने आया है कि वो संजू से लगातार संपर्क में थी। के परिजनों से या फिर आशीष के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई? अगर अंजलि शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या उस पर दबाव बनाया गया था शादी को करने के लिए आशीष के साथ में, जिसके बाद 3 महीने बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया? देखिए, अभी पुलिस ने इस मामले का खुलासा ही किया है, अभी आगे इसमें अनुसंधान जारी है। लेकिन आशीष जो है वो यहाँ पर अपने चाचा चाची के साथ रहता था उस वाले घर पे, तो उनके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ये, और साथ ही अंजलि के भी परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो शादी से खुश नहीं थी, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही वापस पीहर लौट गई थी और फिर वहां से दोबारा अपने ससुराल आई है, जहां इसने घटना को अंजाम दिया है। जी अच्छा, इस घटना की लगता है कि प्लानिंग काफी पहले यहां पर की गई थी। कितने लोग इसमें कुल मिलाकर शामिल थे इस महिला के साथ जिन्होंने ये साजिश रची कि एक व्यक्ति के यहां पर हिट एंड रन का मामला दिखाने की कोशिश की जाए और उसकी हत्या कर दी जाए? जी देखिए, इसके साथ जो है संजू जो है वो मुख्य आरोपी है इस केस में, और वो उस समय जब घटना हुई थी वो और रॉकी और बादल जो इसके 2 अन्य साथी हैं जिनको यही रिक्रूट करके लाया था,
इनके साथ ये झाड़ियों में छिपा हुआ था, बुशेस में वहां पर, क्योंकि अंजलि जानबूझकर अपने पति को एक ऐसे सुनसान इलाके में ले गई वॉक के बहाने, जहां पर ये लोग छिपे हुए थे, खेतों में और झाड़ियों में छिपे हुए थे। और वहां पर जैसे ही दंपति वहां पहुंचा तो इन पर वार किया गया। तो 3 जिन्होंने एक्चुअली मर्डर को एग्जीक्यूट किया, प्लस अंजलि जो इसमें पूरे कॉन्स्पिरेसी जिसने संजू के साथ मिलकर रची है, जो साजिश रची है, इसमें मुख्य 4 आरोपी है। लेकिन फिलहाल इसमें और अनुसंधान अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका सब जानकारी के लिए। तो 4 आरोपी इस मामले में भी यहां पर नजर आते हैं, लेकिन आयुषी जिस तरह का ये मामला है, लगता है कि कुछ और परतें यहां पर खुलेंगी जब जांच आगे बढ़ेगी। गहरी साजिश इसके पीछे नजर आती है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और जांच कैसे कर रही है पुलिस, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, सूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। वैसे ऐसी कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का। इससे पहले हमने सोनम का मामला देखा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत है यहाँ पर शादी करने की, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है। बिल्कुल, चलिए आगे इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। अब संसद की बात करते हैं तो कल संसद के बाहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो कि अब देश भर में जिसे लेकर चर्चा बनी हुई है, और वो तस्वीर थी राहुल गांधी की और रवनीत बिट्टू की। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी नाराज हो गई है और पूरे देश भर में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। इसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे सिखों का अपमान कहा है और देश भर में इसके खिलाफ आज वो प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए जहां संसद के बाहर राहुल गांधी मौजूद थे, अपने साथियों के साथ में प्रदर्शन वो कर रहे थे, और तभी रवनीत बिट्टू जब वहां से गुजरते हैं तो कुछ ऐसा कह देते हैं राहुल गांधी उन्हें, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। और आज बीजेपी ने तैयार की है इसी मुद्दे को उठाने की और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, देखिए बात शुरू हुई थी एक टिप्पणी से, लेकिन वहां पर अब सिखों के अपमान तक बात पहुंच गई है। क्या तैयारी दिख रही है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है राहुल गांधी पर हमला करने का, और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि कल जब मकर द्वार के बाहर में 8 जो निलंबित जो सांसद थे वो जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। और रवनीत बिट्टू वहां से जब निकले तो राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि तुम गद्दार हो और तुमको फिर से कांग्रेस में आना पड़ेगा। फिर उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की और उसके बाद में रवनीत बिट्टू ने हाथ उनसे नहीं मिलाया। बाद में रवनीत बिट्टू ने मीडिया से ये कहा कि राहुल गांधी उन पर हमला करना चाह रहे थे, इसलिए वो आगे बढ़े थे। तो अब रवनीत बिट्टू के बयान के आने के बाद में कल भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जो सीनियर सिख लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोला गया, जबकि वो बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह वही शख्स हैं जिनको आतंकवादी घटना में मार दिया गया था। तो एक रवनीत सिंह बिट्टू का जो है वो परिवार, एक आप समझिए कि उस परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो उस पर बीजेपी ने अब ये कहा है कि पूरे देश भर में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये पूरे सिखों का अपमान है जिस तरीके से उनको गद्दार कहा गया है। तो इसको लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। कल भी हमने देखा कि कल शाम को बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के दफ्तर के बाहर करने की कोशिश की थी, और वहां पर काफी सारे सरदार लोग मौजूद भी थे, काफी सारे सिख मौजूद थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। आज भी कई सारे जिलों में बिल्कुल, आप देखिए आज इस प्रदर्शन से ये मामला कहां तक जाता है। वैसे भी कड़ी टिप्पणी यहां पर रवनीत बिट्टू कर चुके हैं राहुल गांधी को लेकर इस मामले के बाद से ही। लेकिन संसद की हम बात करें तो देखिए संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने उठे राहुल गांधी को रोकने के साथ जो टकराव यहां पर शुरू हुआ वो तरह तरह से यहां पर लगातार जारी है। राहुल गांधी ने इस बीच एक और बेईमानी विवाद यहां पर शुरू कर दिया है।
बिल्कुल, अब वो बेबानी विवाद क्या है जिसके बाद आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी, वो भी आपको बता दें। उन्होंने पुराने कांग्रेसी रवनीत सिंह बिट्टू का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गद्दार दोस्त कहा और एक नया हंगामा इसके बाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोचा नहीं होगा कि संसद के मकर द्वार की ओर बढ़ते हुए उनके साथ अचानक ये सलूक होगा। इस द्वार पर एक पोस्टर के साथ बैठे राहुल गांधी ने अचानक उन्हें ट्रेटर फ्रेंड, गद्दार दोस्त कहा और बाकी सांसद ही करते हुए बिट्टू का मजाक उड़ाने लगे। इस ताने के बाद राहुल गांधी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। रवनीत सिंह बिट्टू भी कहते सुने गए कि वो देशद्रोहियों से हाथ नहीं मिलाते। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के पुराने नेता रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। अनंतपुर और लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार लोकसभा चुनाव भी जीता। 2021 में वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान से राज्यसभा में भेजे गए और अब राज्य मंत्री हैं। शायद साथ छोड़ने की एक कसक थी जो राहुल गांधी ने इस तरह उन पर ताना मारते हुए निकाली। एनडीटीवी से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि उनसे हाथ मिलाया जाए। कहीं ना कहीं जब ये मुझे कह के देखो कितनी गलत फहमियां भी, मैं कितना बड़ा राजकुमार हूं, गांधी फैमिली, मैं बुरा भला कह के भी मैं हाथ आगे करूंगा और मुझसे हाथ मिलाएगा। मैंने कहा राहुल जी, आप देश के दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, यही बात अंदर कर रहे हो। कांग्रेस ने याद दिलाने में देर नहीं की कि बिट्टू आज जो भी हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की बदौलत हैं और उन्होंने धोखा दिया है। तो ये यहाँ तक जो बिट्टू जी को बोला है, बनाया है, किसने बनाया है? राहुल गांधी जी। अगर राहुल गांधी जी ना होते तो क्या बिट्टू कभी संसद बन पाते हैं? यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 3 बार संसद बनाया। ट्रेटर फ्रेंड कहना सही है। मेरी सुनो कि एक व्यक्ति जब धोखा इस तरीके से चला जाए, धोखा देके, वो परिवार जिसको सब कुछ दिया हो राहुल गांधी ने, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन कांग्रेस ऐसे कितने नेताओं को मकर द्वार पर रोकेगी जो बीते कुछ वर्षों में पार्टी छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं? अच्छा होता राहुल गांधी और उनके सहयोगी ऐसे किसी विवाद से बचते। और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की रणनीति को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्ष के सांसदों की एक अहम बैठक होने जा रही है। संसद भवन स्थित खड़गे के कमरे में सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी। संसद की रणनीति को लेकर कल भी कांग्रेस की बैठक हुई थी, आज भी यहाँ पर ये होनी है। शाम 7 बजे खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक यहाँ पर हुई थी कि जिस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है लोकसभा में, अब आगे की रणनीति यहाँ पर क्या रहती है कांग्रेस की, इस बैठक में यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उधर खबर यह भी है कि आज राज्यसभा में भाषण देंगे पीएम मोदी। कल लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम का भाषण नहीं हो सका था और अब ये जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा में पीएम का भाषण होगा और शाम 5 बजे कल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद हंगामा काफी हुआ था और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट की घेराबंदी कर दी थी कल और महिला सांसदों के हाथ में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी जिससे पीएम का भाषण नहीं हो सका। माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। निशिकांत जी कई लीडर की तरह नहीं बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी गुंडे करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, आज तो यही स्थिति कर रखा था।
तो जो कुछ यहाँ पर संसद में हो रहा है उसके केंद्र में कांग्रेस यहाँ पर बनी हुई है। अब खबर एनसीपी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि एनसीपी के दोनों गुटों में क्या विलय होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि सुनेत्रा की शपथ के बाद ऐसा लग रहा था कि बातचीत यहाँ पर रुक गई है, लेकिन अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय की मुलाकात शरद पवार से हुई है। अजित पवार की मौत के 8 दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है और अब इसके काफी सारे मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। प्लेन हादसे में अजित पवार की मौत के बाद कई तरह की बातें चल रही हैं। साजिश से लेकर विरासत तक के कई सवाल हैं। मौत के बाद सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो है एनसीपी के दोनों गुटों का विलय। विलय को लेकर बातें आगे बढ़ ही रही थीं कि इस बीच सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। फिर दोनों गुटों की तरफ से हुई बयानबाजी के बाद ऐसा लगने लगा कि इसमें अभी कई पेच है। साजिश को लेकर दावे, विरासत पर सवाल, विलय की कहानी, इन चर्चाओं के बीच शरद पवार की मुलाकात अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से हुई। तीनों के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा चली। मौत के 7 दिनों के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इस बैठक में विलय के प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बहरहाल ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब मौत की साजिश, दावे और विरासत को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। इस मुलाकात से पहले शरद पवार ने खुद सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर शरद गुट में जो नाराजगी की खबरें चल रही थीं, उसे शरद पवार ने खुद नकार दिया। जब उनसे पूछा गया कि सुनेत्रा पवार आपसे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो आप क्या उनसे मिलेंगे? इस पर शरद पवार ने क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। तो सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, अगर वो आपके पास आती है आशीर्वाद लेने, क्या आप उनसे मिलेंगे? खुशी से आशीर्वाद देंगे। विलय की खबरों के बीच शिंदे गुट के एक मंत्री ने भी दावा किया कि विलय की खबरें सच है और उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी। ही वस्तुस्थिती आहे बघा, विलिनीकरणाची चर्चा त्यांची चालू होती, हे आम्हाला कुजबूज येत होती। खरं काय खोटं काय ह्या बाबतीत आम्हाला काहीच कल्पना नाही, परंतु ह्या बाबतीत शरद पवार साहेब सातत्याने सांगतात की विलिनीकरण होत होतं। जे शरद पवार पूर्वी सांगायचे नाही तशी चर्चा नाही, परंतु तेच आता अजितदादांच्या अकाली झालेल्या मृत्यूनंतर बोलायला लागलेले नाहीत। म्हणजे काहीतरी त्यामध्ये तथ्य असेल, परंतु शेवटी हा प्रश्न राष्ट्रवादीचा अंतर्गत प्रश्न है, त्या विषयावर जास्त न बोलू। पिछले दिनों जब फडणवीस से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। साफ कहा था कि अगर अजित पवार के मन में ऐसी बातें होती तो वो जरूर बताते। बहरहाल विलय को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होता है या कोई पेच उलझा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अश्लील गानों को लेकर बिहार पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। अश्लील गाना बजाने पर अब एक्शन होगा। नीट छात्रा केस के बाद पुलिस का ये बड़ा कदम। पुलिस ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गानों पर रोक रहेगी। महिला और बच्चों के सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट इसको लेकर किया है, जिसमें लिखा गया है कि अश्लील और दोहरे अर्थ यानी डबल मीनिंग वाले गाने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। साथ ही ऐसे गाने छोटे बच्चों को गलत संदेश देते हैं। ऐसे गाने बजाना कानूनी अपराध है।